नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिजिक्स की 2 क्लास पहले हो चुकी है। जिन्होंने वह नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब पानी के उबलते बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने के कारण उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि निम्न वायुदाब की दशा में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो है हमारा, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 80 कैलोरी पर ग्राम, 36 कैलोरी पर ग्राम, 720 कैलोरी पर ग्राम, 620 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 720 कैलोरी पर ग्राम। आइए जानते हैं कैसे। 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में गुप्त ऊष्मा बराबर बर्फ की गुप्त ऊष्मा बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम तथा भाप की गुप्त ऊष्मा बराबर 536 कैलोरी पर ग्राम, जो कि कुल ऊष्मा हमारी हो जाती है 80 प्लस 100 प्लस 536 यानी कि 716 कैलोरी, जो कि लगभग 720 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, विद्युत का विद्युत रोधी है, कॉपर यानी कि तांबा, सिल्क यानी कि रेशम, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर, और एल्यूमिनियम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्क, जिसे हम रेशम कहते हैं। रेशम विद्युत रोधी है। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रभाव का विरोध करते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत विरोधी या अचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं यानी कि ना के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबर, रेशम, चीनी, मिट्टी तथा एस्बेस्टस इत्यादि होते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। आइए जानते हैं कैसे। बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण बर्फ पानी पर तैरती रहती है। बर्फ पिघलकर जब पानी बनता है तब उसका घनत्व बढ़ जाता है। अतः किसी वस्तु का घनत्व बढ़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है। अतः बर्फ पिघलने के फलस्वरूप आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के, पदार्थ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उस संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत से संबंधित है। आइए जानते हैं कैसे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा 2 प्रकार के कार्य में व्यय होती है। पहली, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, एवं दूसरी बाह्य कार्य करने में। यह नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है।
यह नियम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं जो कि ठोस, द्रव तथा गैस के लिए मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बादल यानी कि वेदर परिणाम है वाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास दर के, कैटाबैटिक ह्रास दर के, संघनन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संघनन के यानी वेपराइजेशन के। वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं। स्वरूप के आधार पर बादलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पक्षाभ मेघ, दूसरा स्तरीय मेघ, तीसरा कपासी मेघ, चौथा वर्षा मेघ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन यानी एवोपरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है? ऊष्मादायिक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊष्मा शोषक क्रिया। ये इसके बारे में जान लेते हैं। स्वेद वाष्पन क्रिया का संबंध ऊष्मा शोषक क्रिया से संबंधित है। विसरण की क्रिया में सदैव अधिक घनत्व वाली वस्तु का कम घनत्व की ओर अग्रसर होती है। वायुमंडल की आर्द्रता में यही प्रक्रिया देखी जाती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है यानी कि ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वह ऊष्मा कम होती है तो शरीर का पसीना नहीं सूखता है। इसके विपरीत जब आर्द्रता कम व ऊष्मा अधिक होती है यानी कि ह्यूमिडिटी हमारी जब कम होती है तो पसीना सूख जाता है। गर्मी में त्वचा की सतह से पसीने के वाष्पीकरण के कारण ठंडा प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। आइए जानते हैं। भारत में डॉक्टरी थर्मामीटर का मापक्रम अब भी फ़ारेनहाइट स्केल है। जब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा सेल्सियस स्केल पर यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ D1 एंड D2 यानी डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 आर द पावर्स ऑफ टू लेंसेज प्लेस इन द कॉन्टेंट कॉन्टेक्ट देन द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। यदि दो लेंसों की शक्ति क्रमशः D1 तथा D2 हो और वो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो युग्म की शक्ति होगी D1 प्लस D2, D1 माइनस D2, D1 अपॉन D2, D1 इंटू D2, D1 मल्टीप्लाई D2, जिसे हम इंटू के रूप में भी जानते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए D1 प्लस D2। किन्हीं दो लेंसों की शक्ति यदि वे एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो पावर इज इक्वल टू D1 प्लस D2 डायोप्टर बराबर हो जाएगा जो कि इनकी शक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स स्लोवेस्ट इन ग्लास। निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कांच के अंदर सबसे धीरे चलता है? लाल, हरा, बैंगनी या सभी समान गति से चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वॉयलेट यानी बैंगनी जो कलर होता है हमारा कांच में धीरे चलता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कांच के अंदर बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे धीमी गति से चलता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों का विस्तार विभिन्न गतियों से होता है। वे अलग अलग मात्रा में मुड़ती है और मिलने के बजाय बाहर फैलती है। बैंगनी प्रकाश धीमी गति से फैलता है इसलिए यह सबसे नीचे तल पर रहता है और लाल सबसे तेज गति से फैलता है अतः यह शीर्ष पर विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द पर्पस ऑफ चौक इन ट्यूबलाइट इज। ट्यूबलाइट में चौक का उद्देश्य होता है टू डिक्रीज द करंट, धारा को कम करने के लिए, टू इंक्रीज द करंट, धारा को बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली, वोल्टेज को क्षणिक रूप कम करने के लिए, टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टू इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के
लिए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। चौक का उद्देश्य शुरू में फिलामेंट के बीच एक बहुत उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। चौक फ्लोरेसेंट ट्यूब में धारा के विद्युत प्रवाह को स्थिर करने के उद्देश्य से कार्य करता है। चौक के बिना धारा किसी सीमा के बढ़ता रहेगा जब तक कि वह फ्लोरेसेंट ट्यूब को नष्ट नहीं कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इस सोलर सेल यूनिट इज बेसिकली है। एक सोलर सेल एकांक मूल रूप से होता है इस सेमीकंडक्टर ट्रायोड, एक अर्धचालक डायोड, एक सेमीकंडक्टर डायोड, एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक डायोड, एक जंक्शन बिटवीन टू गुड कंडक्टर्स, दो अर्धचालक के मध्य संधि, नन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये सेमीकंडक्टर डायोड। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तन का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टिपटल पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेटिना पर जो है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर बनाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मानव आंख मानव शरीर के 5 इंद्रियों में से एक है। मानव आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। मानव आंख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आंख लेंस प्रणाली एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक छवि बनाती है जिसे रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। वर्किंग ऑफ सोलर सेल इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सोलर सेल यानी कि सौर सेल की कार्य प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, सौर ऊर्जा वाला जो होता है, गलियों में लगी होती है, लाइटें लगी होती है या घर में लगे होते हैं, उसके जो सेल होते हैं ऊपर लगे हुए, वो किस कार्य प्रणाली पर आधारित होता है। लेजर टेक्नोलॉजी, टिंडल इफेक्ट, थर्मल एमिशन, नन ऑफ दिस। इसमें जो है ना तो लेजर तकनीक पर काम करता है, ना टिंडल प्रभाव पर, ना थर्मल एमिशन पर, यानी कि इसमें से हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कैसे वो काम करते हैं। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तन का कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। नियर साइटेडनेस ऑफ विजन इज टेक्निकली टर्म्ड एज। निकट दृष्टि दोष का तकनीकी नाम है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मायोपिया जो है हमारे निकट दृष्टि दोष के लिए कहते हैं। आइए जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, यानी ब्लरिश दिखता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। रेफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण, डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन के कारण, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन के कारण। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है हमारा, यानी स्कैटरिंग के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। आइए जान लेते हैं कैसे। प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वह सबसे अधिक प्रकीर्णित होगी। आकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी इसी कारण अवकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा, नीला, लाल, पीला और हरा, नारंगी, हरा और बैंगनी, लाल, पीला और हरा और काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लाल, हरा और नीला जो है हमारा मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर हम विभिन्न रंग देख पाते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा व नीला। इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। इनके मिलाने से द्वितीय रंगों जैसे पीला और मैजेंटा का निर्माण होता है। एक प्राथमिक एवं द्वितीय रंग के जोड़े को एक दूसरे के पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीय रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। वास्तव में परावर्तन व अपशोषण के कारण विभिन्न रंगों का प्रभाव उत्पन्न व अनुपस्थित दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट SIU ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट यानी इल्यूमिनेशंस? प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? जो प्रकाश की चमक होती है उसे मापने की इकाई क्या है? ओम, केल्विन, लक्स, एम्पियर। तो इसमें जो है हमारा लक्स जो है प्रदीप्ति नापने का अंतरराष्ट्रीय मानक है। लक्स प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है। प्रति इकाई क्षेत्रफल सतह द्वारा प्राप्त चमकीले प्रवाह की प्रदीपन कहते हैं। और ओम विद्युत प्रतिरोध तथा एम्पीयर विद्युत धारा और केल्विन ताप की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा जो लाल प्रकाश होता है हमारा, ये प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। आइए जान लेते हैं कैसे। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश वर्णों यानी कि वेनिहापिनाल, जिसे हम विबग्योर के रूप में जानते हैं, में होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है। बिल्कुल सही। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, गलत हो जाएगा हमारा। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, ये हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कथनों में से क्या है? तो हमारा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी सही है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जलवाष्प, धूलकण आदि होते हैं। जब सूर्य से आने वाली तरंगें ऐसे कणों से गुजरती है जिसके न्यास इनके तरंग तेजी से छोटे होते हैं, तो लघु तरंगें यानी कि आसमानी तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, जिससे प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही आगे बढ़ने से ही लाल रंग का दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण वर्षा से अपशिष्ट जल कणों से प्रकाश का अपवर्तन है। ये जलकण प्रिज्म के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी प्रिज्म के जैसे भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अस्त होते ही सूर्य के लाल वर्ण का कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। इसके बारे में जान लेते हैं। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से होकर अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसका इन कणों से प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः प्रेषक तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का आधिक्य हो जाता है।
जिसके कारण सूर्य डूबते व उगते समय लाल दिखाई देता है। वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का ये एक मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णीय हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई पड़ेगा हरे रंग का, लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काले रंग का। ये जानते हैं कैसे। वस्तु प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती है और कुछ भाग अवशोषित भी करती है। प्रकाश का परावर्तित भाग वस्तु का रंग निर्धारित करता है। जैसे जब हम किसी गुलाब के फूल को सफेद प्रकाश में देखते हैं तो इसकी पंखुड़ियां लाल और पत्तियां हरी दिखाई देती है। लेकिन यदि वही गुलाब का फूल पीले रंग में देखा जाए तो पंखुड़ियां और पत्तियां दोनों ही काली दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ही पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। अतः अपारदर्शी का रंग उनके द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। दूसरी ओर पारदर्शी वस्तुओं का रंग उनसे पार होने वाले प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यदि लाल रंग के फूल को हरे रंग में देखा जाए तो वह हरे रंग का अवशोषण कर लेता है तथा काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है लाल प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरे प्रकाश के लिए। आइए जानते हैं कैसे। मानव आंख हरे प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। हरा रंग बहुत ही ज़्यादा हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, जिससे हमारी आंख को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। अत्यधिक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हमारी आंखों का अंधेपन का भी शिकार होना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 23 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समस्त क्लास में बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।